Janvi, can you hear me? Janvi? Janvi? Yes, I got your message now. अच्छा जानवी, लास्ट टाइम हमने वेव पे डिस्कशन किया था, वेव की इक्वेशन पता किया था, वेव ऑन स्ट्रिंग की स्पीड का फॉर्मूला हमने पता किया था. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वेव. We will first talk about the superposition principle and then we will be talking about the standing wave, right? तो पहले तो आप समझो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट द टॉपिक. टॉपिक का नाम लिखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपर वेट अ मिनट यार. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ये आज बहुत खराब मैं लिख पा रहा हूँ. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट राइटिंग पैड आई एम हैविंग टुडे. तो टॉपिक का नाम लिख लो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हर्षित, गुड आफ्टरनून सर. क्या तुम्हारे? सर सही है. कहाँ सर थे ये आप? सर कहीं नहीं सर, अब मैं यहाँ थोड़े दिन यहाँ पे था और अभी जस्ट ये कहते हैं स्कूल खुले हैं. हाँ अभी स्कूल अटेंड करके आ रहा हूँ जस्ट. चलो लेट्स टॉक अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव में काम करते हैं. अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव है क्या बेसिकली, इस बात को समझो. देखो, किसी भी मीडियम में एक से ज्यादा वेव हो सकती है एट अ टाइम, है ना. किसी भी मीडियम में एक से ज्यादा वेव हो सकती है एट अ टाइम. मान लीजिए कि ये कोई वेव यहाँ से इस मीडियम में प्रोपगेट करेगी. लेट्स से इसको ऐसे नहीं बनाते. देखो बेसिकली आप ऐसे समझो कि इफ देयर आर मोर देन वन वेव इन अ मीडियम, तो कोई वेव ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे आ रही है मीडियम में, पॉसिबल है, आ रही हो जा रही हो जो भी हो रहा हो. मान लो कि ये वाली वेव ऐसे जा रही है, ठीक है. ये जो पहली वाली वेव है, ये वाली वेव ये ऐसे जा रही है, और ये जो दूसरी वाली वेव है, ये वाली वेव, ये वेव ऐसे जा रही है, ऐसे. ठीक है. तो होगा क्या कि ये बोथ ऑफ द वेव्स आर मूविंग इन द सेम मीडियम, एंड बिकॉज दीज टू वेव्स आर मूविंग इन द सेम मीडियम, दे विल ओवरलैप आफ्टर सम टाइम. बोलो, दोनों वेव एक मीडियम में जब चलती हैं तो दोनों वेव मूव इन द मीडियम इंडिविजुअली फ्रॉम वन अनदर. मतलब एक वेव का मोशन दूसरे वेव के मोशन से कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होता. मतलब ये ऐसे मूव करती हैं जैसे ये दो इंडिविजुअल वेव्स हैं और इंडिविजुअल वेव की तरह ही मूव करती हैं. बट व्हाट हैपेंस कि जब ये इधर से आने वाली वेव और इधर से आने वाली वेव जब ओवरलैप करती है एक दूसरे पे, तो ड्यूरिंग दिस ओवरलैपिंग व्हाट हैपेंस, ये दोनों कंबाइन होके एक रिजल्टेंट वेव बनाती है ऐसे. ठीक है. जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाए, डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट केसेस पॉसिबल है. मैं पहले ऐसे ले लेता हूं कि ये दो वेव इस तरह से सुपर इंपोज हो रही है सच दैट कि एक वेव का क्रेस्ट, ये दिख रहा होगा आपको, इस पहले वाली वेव का, पहले वाली वेव का क्रेस्ट दूसरे वाली वेव के क्रेस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है. ठीक है. और ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है. तो जब इस तरह से ओवरलैपिंग होती है बच्चे, इस तरह से जब ओवरलैपिंग होती है, पॉइंट समझिएगा कि जब इस तरह से ओवरलैपिंग होगी कि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ ओवरलैप करेगा, तो बेसिकली जितनी देर तक ये दोनों वेव एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होती है, इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग
जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स, सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पार्टिकल आप अज्यूम कर लो, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां पर मान लो कि कुछ है y1, ठीक है। ये दूसरा यहां पर एक पार्टिकल अज्यूम कर लो, यहां पर एक वेव है, इसका एक पार्टिकल अज्यूम कर लो, और इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो कि कुछ है y2, ठीक है। तो जब ये दोनों वेव ओवरलैप करेगी तो इन दोनों के कारण जो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इसी पार्टिकल को, ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y1 प्लस ऑफ y2, y1 प्लस ऑफ y2। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। जो ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल। जी कुछ कह रहे हैं आप? सर ये वेव्स टॉपिक शुरू कब हुआ? ये वेव टॉपिक शुरू तब हुआ जब तुम नहीं थे। मतलब कितनी क्लास हो गई? जानवी कितनी क्लास हुई है मुझे भी नहीं पता। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही और आप गायब हो गए। सच में 4 क्लास हो गई क्या? हाँ, मे बी अभी तक 4 हो गई हैं। लेकिन ये अरे एक से रुक जाओ हर्षिता। नहीं, एक हाफ। हाँ आ रहे हैं सर, आ रहे हैं 2 मिनट। ओके सर।
या गाइस स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स, ओके? 10 मिनट दो बस.
ओके, जानवी एंड हर्षित, वेलकम बैक। देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले सुपरपोजिशन मैंने स्टार्ट करा था, उसी पे डिस्कशन मैं फिर से डिस्कशन करता हूँ। देखो हर्षित, पहली बात तो ये बात याद रखना बेटे कि अगर मैं आपसे कहूँ वेव, तो वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस है ना, एक तरह का डिस्टरबेंस है वेव। आपसे कोई भी पूछ ले कि व्हाट इज वेव, तो वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। आवाज आ रही है हर्षित? यस सर। ठीक। अब देखिए, अगर किसी भी मीडियम के अंदर वेव ट्रैवल करती है, इसका मतलब क्या है कि उस मीडियम में वो उस मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी। So whenever a particle receives these kind of disturbances, what happens? Particle start oscillating about their mean position. मतलब कोई पार्टिकल यहाँ पर था और उस पे ये डिस्टरबेंस पहुंचा जिसका नाम है वेव, तो ये अपने पोजीशन के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा या ये अपने पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। इट कैन बी आइदर टाइप्स। एक को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी ये सारी चीजें। एक को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, एक को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो आप बेसिकली सोचो कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास इंस्टेड ऑफ वन डिस्टर्बेंस, इफ द डिस्टर्बेंस आर कमिंग फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया इधर से, वो इधर जा रहा है, और फिर एक डिस्टरबेंस इधर से भी क्रिएट हुआ, वो भी इधर जा रहा है, और दोनों जाके इस पॉइंट पे पहुंचे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दोनों जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो अल्टीमेटली इस पॉइंट को दो डिस्टरबेंस मिला। तो हेंस अगर वो सिंगल डिस्टरबेंस होता तो जितना वो ऑसिलेट करता, अब जब इसको दो डिस्टरबेंस मिल रहे हैं तो दो डिस्टरबेंस के मिलने पर मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक स्ट्रिंग का, एक ये स्ट्रिंग है और एक एंड आप पकड़ चुके हैं और दूसरा एंड कोई और पकड़ चुका है, ठीक है। देयर आर टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, आप और दूसरा आपका फ्रेंड दोनों एक एक एंड पकड़ के जर्क कर रहे हो, और यू आर गिविंग द जर्क टू दिस स्ट्रिंग इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने भी इसको ऊपर की तरफ जर्क किया, झटका दिया, और आपके फ्रेंड ने भी ऊपर की तरफ झटका दिया। तो होगा क्या कि आपने भी एक पल्स, वेव का पल्स क्रिएट कर दिया इस तरह से, या वेव क्रिएट कर दी ऐसे, और आपके फ्रेंड ने भी आप वेव ऐसे क्रिएट कर दी, बच्चे ये इस तरह से वेव क्रिएट कर दी। तब होगा क्या कि जब ये दोनों डिस्टरबेंस एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो बिकॉज दोनों ही डिस्टरबेंस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में करवाना चाहते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों आके मिलेंगे ना, उस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर देंगे। अगर वो इंडिविजुअल वेव होता तो वो जितना डिस्प्लेस करता, अब ये दोनों वेव आके उस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल इंक्रीज, मतलब जितना एक की वजह से हो रहा था अब उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अब दो डिस्टर्बेंसेस इसको मिल रहा है। अगर इसी में ऐसा हो सर, इसी में ऐसा हो कि आप एक ही स्ट्रिंग ले लें, आप इसको ऊपर जर्क दें और आपका फ्रेंड इसको नीचे की तरफ जर्क दे रहा है, इस तरह से जर्क करें आप दोनों मिलके, तो आप एक पल्स क्रिएट करेंगे जो ऐसा होगा, और आपका फ्रेंड जो पल्स क्रिएट करेगा वो ऐसा होगा। मतलब ये है कि ये वाला, अगर ये दोनों वेव इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो ये वाला जो पल्स है, पल्स नंबर 1, और ये जो दूसरा पल्स है, पल्स नंबर 2, पल्स नंबर 1 इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करना चाहेगा, और पल्स नंबर 2 इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज करना चाहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट विल डिक्रीज। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अल्टीमेटली इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज। एक ऊपर ले जाना चाहता है और एक नीचे लाना चाहता है। ये बात ऐसी है कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा फोर्स के टर्म्स में कहूं, मैं आपसे ये कह लूं कि ये कोई बॉडी है, इस पे आपने और आपके दोस्त ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी का नेट फोर्स बढ़ा तो इसका नेट एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अगर आपने इस पे इधर से फोर्स लगाया और आपके फ्रेंड ने आप इसी बॉडी पे इधर से फोर्स लगाया, तो व्हाट विल हैपन कि इस बॉडी पे नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा ना, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द वेव आल्सो, कि जब भी वेव किसी भी पॉइंट पे पहुंचता है तो उस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ, उस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ द वेव्स, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। समझ में आई बात? वेक्टर सम होगा किसका, इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। मुझे ये बताओ, पहले ये समझ में आया है तो मैं आगे बताऊं? आया सर। ठीक है, तो अब समझिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी मीडियम में जब एक से ज्यादा वेव ट्रैवल करते हैं, तो व्हेन दे ओवरलैप ऑन वन अनदर
जब वेव्स ओवरलैप करते हैं उस मीडियम के अंदर एक दूसरे पर, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम दैट विल बी इक्वल to the vector sum of individual displacement due to the individual waves. This is known as superposition principle. मतलब superposition simply ये कहता है कि किसी भी पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है that will be the vector sum of the displacement given to that point by the individual waves. अच्छा, ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल वेव उस पॉइंट को सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, या ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करना चाह रहे हो। मतलब एक वेव चाह रहा हो कि उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो और दूसरा वेव चाह रहा हो कि उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो। तो इसका मतलब है कि इसमें प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर द टू वेव्स आर superimposing in such a way such that both are tending to increase the displacement, or the two waves are superimposing on one another in such a way that one is tending to increase the displacement and another one is tending to decrease the displacement. So this is basically the result of superposition. तो लिखिए superposition principle क्या है, लिखिए superposition principle. सुन पा रहे हो आप लोग? इसमें लिखिए कि this principle states that when two or more wave overlaps on one another, this principle states that when two or more wave overlaps on one another, लिख लिया, the resultant displacement is equal to the sum of individual disturbances. The resultant displacement is equal to the sum of individual disturbances. लिख लिया? Did you note this? Yes sir. ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंट तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है। अब इसको मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक वेव है, ऐसे तो किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हो, हर पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट्स का सम होगा। तो मान लो कि मैं दो वेव इस तरह से अस्यूम कर रहा हूं और आई विल बी टॉकिंग अबाउट वो पॉइंट जो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। वैसे दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पॉइंट, बट जरा सा इसको आसान रखने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सर मान लीजिए कि ये वाला पार्टिकल जो अपने अभी एम्पलीट्यूड पे है, लेट दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस बी a1, और ये वाला वेव इधर जा रहा है और ये वाला वेव इधर जा रहा है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए कि लेट दैट बी a2। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह का है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स, कि when they will overlap, the crest of one wave will fall on the crest of another, and the trough of one wave will fall on the trough of another. मतलब positive side will fall on positive side and negative side will fall on the negative side of another. So what will happen? You will be getting a resultant wave like this, such that कि जिसका displacement during that overlapping will be basically equal to the sum of these two individual displacement, and hence it will be written as a1 plus of a2. इसका मतलब इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। नेट डिस्प्लेसमेंट एड ऑन हो गई तो इंक्रीज हो गई। क्लियर है? इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सर मैं आपसे कहूं कि ये कैसा वेव है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है सर a1 और ये दूसरी वेव हमारी ऐसे है और इसका डिस्प्लेसमेंट है a2,
अब अगर ये दोनों वेव ओवरलैप होते हैं, मतलब ये इधर से और ये इधर से, अगर ये दोनों ओवरलैप हो, तो अब इस केस में क्या होगा? तो मैं ये कह सकता हूं ड्यूरिंग दिस ओवरलैपिंग, अब सोचो ना एक को उठा के दूसरे पे रखो, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो पॉजिटिव साइड है वो निगेटिव साइड पे ओवरलैप होगा, और जो निगेटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड पे ओवरलैप होगा। आप देखो, अगर आपने एक दूसरे को एक दूसरे पे उठा के रखा, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये निगेटिव साइड इसके साथ ओवरलैप हो रहा है और पॉजिटिव साइड इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब है कि इस केस में व्हाट विल हैपन, इस केस में जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एक का अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो दूसरे का ये जो एम्पलीट्यूड है वो निगेटिव है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दिस विल बी इक्वल टू a1 माइनस ऑफ a2। हमेशा याद रखो, बट ओनली इन दैट केस व्हेन द टू वेव इज ओवरलैप। अच्छा, ये जब एक वेव दूसरे वेव पे ओवरलैप करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरलैप करके वहीं रुक जाएगा, नहीं, ओवरलैप हुआ बट स्टिल द वेव कंटिन्यूज टू मूव, तो ये वेव अभी भी चल रहे होंगे, तो ओवरलैप के बाद दे विल सेपरेट आल्सो। ऐसा नहीं है कि वो वहीं का वहीं रुक जाएगा एंड दिस फिनोमेना यू विल गेट ऑलवेज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? थोड़ी देर के बाद ये होगा कि ये वेव आगे निकल जाए, दूसरा वेव Yes, जो sir. जिधर जा रहा था उधर आगे निकल जाए। ठीक है, तो फिर से इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल वेव के कारण होगा। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए सर, इसी में अगर मैं आपसे कहूं, ये जो ऑपोजिट वाला केस है, इसी में आपसे कहूं मैं a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, अगर a1 a2 के बराबर है और दोनों ही a के बराबर है, तो इस केस में क्या होगा सर? व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन? तो मैं इसमें कह सर सकता किस हूं कि मतलब अगर सर यही जो ये पॉजिटिव सेकंड वाला जो केस है, जीरो उसमें अगर a1 a2 के बराबर हो जाए, सर जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो ए नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? ए नेट की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। इसका मतलब समझते हो कि आपको जितनी देर ये दोनों वेव एक दूसरे से ओवरलैप्ड होंगे, उतनी देर में आपको लगेगा कि वेव खत्म ही हो गया, गायब हो गया, देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस एज ऑब्जर्व। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टर्बेंस है वो रुक गया, फ्लैट हो गया। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ इंडोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ईसीजी में यही होता है ना कि अगर ये लकीरें जो ऊपर नीचे कर रही हैं, अगर ये रुक जाए, इसका मतलब है कि हार्ट का जो वो पंपिंग है वो बंद हो गया, और जब हार्ट विल स्टॉप वर्किंग, इसका मतलब है कि आदमी भी विल स्टॉप लिविंग, राइट? तो दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना? तो ये बेसिकली कहानी है, बट हाँ, वहां सुपर पोजिशन नहीं होता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन बन गई, इसका मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू जीरो, तो आपको लगेगा कि नेट डिस्टर्बेंस खत्म हो गया। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब ये सुपरपोजिशन का इफेक्ट दो होता है, एक को हम कहते हैं इंटरफेरेंस, और इसी सुपरपोजिशन की वजह से एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। तो अभी जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ स्टैंडिंग वेव पढ़ना है, स्टैंडिंग वेव। अब इसको हम समझेंगे पहले डायग्रामेटिकली, फिर उसको मैं मैथमेटिकली समझा दूंगा, इक्वेशन वगैरह, बट पहले तो आप इसको लॉजिक समझो स्टैंडिंग वेव की। स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट इज स्टैंडिंग वेव, व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, और स्टैंडिंग वेव फॉर्म कब होता है, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। पहले तो आप इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। देखिए, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन तब होता है व्हेन द टू आइडेंटिकल वेव ओवरलैप्स ऑन वन अनदर। ठीक है, एक जाती हुई वेव और एक आती हुई वेव, जब भी इस तरह से ऐसा हो कि जब दो आइडेंटिकल वेव हो, ये एक वेव और ये दूसरी आइडेंटिकल वेव, और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करे, तो दिस रिजल्ट्स इन स्टैंडिंग वेव। बट द पॉइंट इज कि सर ये स्टैंडिंग वेव होता क्या है? दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा हर्षित एंड जानवी, देयर इज नो इंडिविजुअल वेव coming out from two individual sources which are identical in every respect। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो दो इंडिविजुअल वेव है वो हर तरह से आइडेंटिकल हो। तो इसलिए हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम, बिकॉज हमें कोई इंडिविजुअल सोर्सेज से निकलने वाली वेव ऐसी नहीं मिल सकती जो आइडेंटिकल हो, तो हम इसलिए कहते हैं कि भाई एक हम ऐसी वेव ले लें जो जा रही है और वो जाएगी, और किसी सरफेस से अगर मान लो वो टकराएगी तो टकराने के बाद इट विल रिटर्न। ठीक है, और जानवी मैंने आपको ये बताया था कि ये रिटर्न करेगा तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये रिटर्न करे और जैसा गया था वैसा ही रिटर्न होने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे गया था, अगर ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था तो रिफ्लेक्ट ऐसे हो, मतलब क्रेस्ट रिफ्लेक्ट्स एज ट्रफ एंड ट्रफ रिफ्लेक्ट्स एज क्रेस्ट। तो दो पॉसिबिलिटी है, और इसमें मैंने दोनों पॉसिबिलिटी समझाया था कि कब क्या होता है। अगर मान लो कि फिक्स्ड सपोर्ट हो
मतलब जैसे अगर एक दीवार है, हर्षित तुम्हारे लिए बता रहा हूँ सुन लो, और जानवी तुम्हें याद दिला रहा हूँ सुन लो, यस कि सर। अगर ये कोई दीवार है एंड दिस वॉल इज फिक्स्ड वॉल, और इसके साथ आप एक स्ट्रिंग बांध दीजिए, यहाँ पर आप एक वेव इस पे क्रिएट करिए, तो ये जो वेव यहाँ से जाएगा और यहाँ से वेव जाने के बाद यहाँ से टकराएगा। तो जब यहाँ से टकराएगा तो ऐसा एक बात तो समझ में आ रही है कि बिकॉज इट इज रिजिड वॉल, तो इसके जो पार्टिकल हैं, दीवार के वॉल के जो पार्टिकल्स हैं, इट विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बिकॉज इट इज रिजिडली फिक्स्ड विद द वॉल, राइट। तो इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जब ये वेव यहां से इस तरह के रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होती है, तो आपका ये वेव सिर्फ डायरेक्शन ही रिवर्स नहीं होता, साथ साथ इसका फेज भी चेंज हो जाता है। मतलब क्या कि अगर क्रेस्ट गया था तो ट्रफ के क्रेस्ट विल फॉर्म बिकम अ ट्रफ एंड ट्रफ विल बिकम अ क्रेस्ट। इसका मतलब यहाँ पर फेज का चेंज हो जाता है। मतलब देखो ये पॉजिटिव साइड था और यहाँ पर जब ये लौट रहा है तो ये निगेटिव साइड हो गया। तो फेज चेंजेस, और फेज का चेंज कितने से होगा, तो फेज का चेंज हम कह सकते हैं कि देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। कैसे सर, ऊपर जा रहा था पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड लौट रहा है, ये ऐसे जा रहा था और ये ऐसे लौट रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल का डिफरेंस आ गया वो 180 आ गया। तो ये तब होता है जब सपोर्ट आपका रिजिड हो। रिजिड सपोर्ट के साथ ऐसा होगा कि डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी और फेज भी 180 डिग्री से चेंज होगा। बट अगर ऐसी कोई बाउंड्री है जिसके पार्टिकल भी डिस्प्लेस हो सकते हैं, जिसको हम फ्लेक्सिबल बाउंड्री के नाम से जानते हैं, तो अगर देयर इज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री कि जिसमें पे अगर डिस्टरबेंस पहुंचेगा तो उसके पार्टिकल, उस बाउंड्री के पार्टिकल भी डिस्टर्ब होंगे, तो उस केस में अगर आपकी वेव क्रेस्ट के फॉर्म में जा रही है तो क्रेस्ट के फॉर्म में ही लौटेगी, और अगर वो ट्रफ के फॉर्म में जा रही है तो ट्रफ के फॉर्म में ही लौटेगी। इसका मतलब है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ओनली द डायरेक्शन विल गेट रिवर्स्ड बट फेज विल नॉट चेंज। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगी और फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। अब बात समझो, ये अगर बातें थोड़ी समझ में आ गई है, और वीडियो देख लेना इसके पहले जो पढ़ाया मैंने हर्षित, तो अब जो चीजें समझा रहा हूँ वो चीजों को समझना, यस सर। ठीक है। ये याद रखो, दो वेव्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बट एक इंसिडेंट वेव है और एक उसी का रिफ्लेक्टेड वेव है। और हमेशा याद रखो कि स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो आइडेंटिकल वेव ओवरलैप करेगी, और दो सोर्सेस के वेव्स बिकॉज दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो इसीलिए हम एक ही सोर्स के वेव को ले रहे हैं, और एक जाती हुई वेव और एक आती हुई वेव, एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टिंग वेव। बस ये बात याद रखना। अलग बात है कि मैं इसको बनाऊंगा अलग अलग, बट आपको ये समझना है कि वही वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है। आप ऐसा समझो कि ये एक वेव है, ये ऐसे जा रही है, और इसी का रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वेव है जो आ रही है। इस इंस्टेंट पे हम ऐसा ही मान लें, ठीक है। ऐसे ही इसमें और भी इधर भी पोर्शन होगा जो गया होगा, इधर भी पोर्शन होगा, ऐसा समझो। ऐसा होगा, ये आ रही है, दिस इज इंसिडेंट वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन अभी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ चीजों को समझो। मान लो ये हमने सिचुएशन ऑब्जर्व किया t इक्वल टू 0 पर। अब एक बात समझो सर, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप ऐसा समझिए ना कि आपने एक स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है, उस स्ट्रिंग का एक एंड आपने फिक्स सपोर्ट के साथ ऐसे लगा रखा है, मतलब स्ट्रिंग को बांध रखा है आपने विद द वॉल, ऐसा समझे आप। और उस पर आप कंटिन्यूअसली एक एंड पकड़ के आप जर्क कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली वेव जा भी रही होगी और कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होकर आ भी रही होगी, और रास्ते में ये वेव ओवरलैप होगी, तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरह से ओवरलैप होगी। समझ रहे हैं आप, ठीक है। मान लीजिए कि t0 पर इसकी ओवरलैपिंग इस तरह से हुई कि सच दैट क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ। तो इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है और ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है और इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा जानवी एंड हर्षित, उस रिजल्टेंट वेव का नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, क्या होगा। इंक्रीज। अब वैसी बात है, इस t इक्वल टू 0 पर जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ के मिलेगा आपको, ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ गया है ना, इसी तरह से इधर भी हो। ये तो t इक्वल टू 0 पे हुआ। अब सोचो, ये वेव उधर जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब कुछ टाइम के बाद
मान लो t इज इक्वल टू t/4, ऐसा मान लेते हैं, वेयर कैपिटल T इज टाइम पीरियड। इस बात को समझिए कि कैपिटल T क्या चीज है, कैपिटल T इज टाइम पीरियड, ये कैपिटल T इज योर टाइम पीरियड। तो सर t/4 में जो इंसिडेंट वेव है वो कितना आगे चली जाएगी? तो हमें एक बात मालूम है कि एक टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल, तो आधे टाइम पीरियड का मतलब आधा साइकिल, तो t/4 का मतलब कि 1/4। समझ आई बात? भाई एक टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में हाफ ऑफ द साइकिल कंप्लीट होगा। तो t/4 अगर हम कर दें तो हाफ का हाफ, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द वेव आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा। तो आप सोचो कि t/4 टाइम अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है ये आगे आ जाएगा ना। सोच के देखो। इसी तरह से इस वेव में अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन उधर चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। सोच के देखो, पहले ये लॉजिक क्लियर हो तो मैं आगे समझाता हूँ। यस सर। t इज इक्वल टू t/4 में ये वेव, जो इंसिडेंट वेव है वो राइट की तरफ डिस्प्लेस हो चुका होगा बाय 1/4 ऑफ इट्स पोर्शन, और जो लेफ्ट की तरफ वेव आ रहा है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है, वो डिस्प्लेस हो चुका होगा अगेन बाय 1/4 ऑफ इट्स पोर्शन। तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में ये ऐसे, ये ऐसे, तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो वेव होगा वो ऐसे बन चुका होगा। देखिए जैसे मैं बना रहा हूं, आ रही बात समझ? और ये वाला वेव इधर खिसक चुका होगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये वेव ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे होगा। एम आई राइट? तो अब अगर आप सोचो कि ये दोनों वेव ओवरलैप हो और मैं आइडेंटिकल वेव ले रहा हूं, इसका मतलब है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब जब ये ओवरलैपिंग होगी तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? सोच के देखिए आप। ये पॉजिटिव साइड डोंट यू थिंक विल बी कैंसल आउट बाय दिस, दिस नेगेटिव साइड विल बी कैंसल आउट बाय दिस पॉजिटिव साइड, दिस पॉजिटिव साइड यस विल कैंसल आउट बाय दिस नेगेटिव साइड, तो व्हाट विल हैपन? तो इस इंस्टेंट पे आपको जीरो नहीं हो लगता जाएगा। कि दिस विल बिकम जीरो, मतलब द डिस्टर्बेंस विल बिकम जीरो, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो, मतलब वही स्ट्रिंग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी उस इंस्टेंट पे। ठीक है, जी सर। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। अब सोचो और फर्दर t/4 ऐड कर दूं, मतलब t/2, तो आपको नहीं लगता कि फर्दर टाइम ऑफ t/2 में इतना पोर्शन और आगे चला जाएगा? मतलब t/4 और ऐड करो तो 1/4 पोर्शन ऑफ इसका और आगे जाएगा, और इसका ये 1/4 पोर्शन और लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो अगर ये पूरा पोर्शन आगे चला जा चुका होगा, राइट, ये ऐसे देखो, और इसका ये पूरा पोर्शन आगे जा चुका होगा, देखो, समझ रहे हो? यस सर। इसका मतलब ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पहुंच गया तो ये इसका भी निगेटिव पोर्शन यहाँ पे आ चुका होगा, और इसका भी निगेटिव पोर्शन यहाँ पे आ चुका होगा। इसका मतलब क्या है सर, मैं दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ। t इज इक्वल टू t/2 पर, अब देखिए ये ऐसे हो चुका होगा, और जो जाने वाला है वो भी ऐसे ही हो चुका होगा। अब अर्षित इसका अगर ओवरलैपिंग कराएं तो व्हाट विल हैपन? फिर से रिजल्टेंट सर वेव आठ आपको मिलेगा जाएगा। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया होगा। यस क्या सर। कहते हो? सर ट्वाइस हो जाएगा ना, हाँ बोल सकते हैं ट्वाइस हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर इक्वल है ऑब्वियसली ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। फर्दर और t/4 टाइम ऐड करता हूं, मतलब 3t/4। Excuse me. अब क्या होगा फर्दर 3t/4? इसका मतलब जीरो हो इसका ये जाएगा। पोर्शन, हाँ, इसका ये पोर्शन आगे आ चुका होगा, और इसका ये वाला पोर्शन आगे आ चुका होगा। मतलब यही सिचुएशन मिलेगा, बट इस वाले का पॉजिटिव साइड होगा और इस वाले का नेगेटिव साइड होगा। ठीक है, इसका मतलब 3t/4 पर ऐसा कुछ होगा सीन, ये ऐसे और ये ऐसे, फिर से स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी। यस सर। ठीक है, इसी पे फिर से एक बार वापस चलते हैं, और t/4 ऐड कर दूं तो और ये वाला पोर्शन इसका आगे आ चुका होगा, और इसका ये वाला पोर्शन आगे आ चुका होगा, तो फिर से देखो दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो जाएगा या नहीं, सोच के देखो। यस सर। तो इसका मतलब कि t इज इक्वल टू टी पे फिर से वैसा ही शेप बन जाएगा जो पहले था, जहां से आपने स्टार्ट किया था, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसका जो रिजल्ट है वैसा इंक्रीज कर चुका होगा, राइट?
अब अगर आप इस पूरे सिचुएशन को देखें, इस पूरे सिचुएशन को, तो अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट टाइप से ओवरलैपिंग हो रही है। पहले एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर एग्जैक्टली जीरो हो गया, फिर एम्पलीट्यूड निगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है, मतलब उल्टा हो गया, जो पहले केस में हुआ था उसका उल्टा साइड में एम्पलीट्यूड डबल हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद फिर जीरो हुआ, फिर उसके बाद पॉजिटिव साइड में डबल हो रहा है। इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात, एक बात बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुनिएगा। जब भी आपको इसका रिजल्टेंट वेव दिखाई देता है, जब भी, मतलब जैसे t इक्वल टू 0 पे आपने इसका रिजल्टेंट वेव देखा, तो आपको ये दिखाई देगा सर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, या जब t इज इक्वल टू t/4 पे है वही पॉइंट्स को फिर से देखो, वही पॉइंट्स, इनफैक्ट सारे ही पॉइंट्स, और उसके बाद फिर यहाँ देखो, फिर जब ये आया तो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इस केस में फिर से जब जीरो हुआ तो ये पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, सर ये पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा उनका डिस्टरबेंस जीरो है, हर केस में। आप देख लो सारे डायग्राम्स को, आप इस केस में देख लो, या इस केस में इन पॉइंट्स को देख लो, या आप लास्ट वाले केस में इन पॉइंट्स को देख लो, ये पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। सोच के देखो। सर जीरो से एक बार हाँ, वापस रिपीट कर दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये स्ट्रिंग के ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, जब यस सर। आपकी स्ट्रिंग के किसी पॉइंट का एम्पलीट्यूड डबल भी हुआ, जब ये रिजल्टेंट वेव मिला जो पहला केस हमने दिखाया आपको, तो उस केस में भी उन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब स्ट्रिंग स्ट्रेट हुई तब भी उन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब स्ट्रिंग में नेगेटिव साइड में एम्पलीट्यूड बढ़ा तब भी वो पॉइंट्स जो हमने ब्लैक डॉट से दिखाया उसका डिस्प्लेसमेंट देखो अभी भी जीरो है। जब फिर से ये स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मतलब इन ईच एंड एवरी केसेस ये पॉइंट ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो ही रहा है। देखिए और जब ये भी पॉइंट ओवरलैपिंग हुई। सर ये पॉइंट जो है वो वेव में है ना? हाँ, मतलब आप ऐसा समझिए ना कि वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे ये वेव क्रिएट हुई है, तो ये स्ट्रिंग के ये पॉइंट्स हमेशा जीरो डिस्टरबेंस पे रहे, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। और इन दो यस पॉइंट्स सर। के बीच के जो पॉइंट्स हैं वो मतलब उनके डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, कभी नेगेटिव साइड पे जा रहा है, बट ये जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा डिस्टरबेंस इनका जीरो है या नहीं है? देखो यस सर है। मतलब आपको इन शॉर्ट मैं ऐसे कहूं कि अगर एक ही स्ट्रिंग पे आप कंटिन्यूअसली इंसिडेंट वेव बना रहे हो और वो वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो ओवरलैप करेगी, तो स्ट्रिंग्स पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो किधर भी डिस्प्लेस नहीं होंगे, ना तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होंगे ना तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस होंगे। उनका डिस्टरबेंस या डिस्प्लेसमेंट हमेशा और हमेशा कितना रहेगा? जीरो। अब मैं आपको एक बात समझाऊं जानवी, तुम्हें ये बात समझ में आई? प्लीज पहले ये बताओ। पता नहीं। अब देखो ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव का डिफरेंस पहले समझो। आपने ये देख लिया कि ये वो पॉइंट्स है जो हमेशा उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देखो एक वेव हमने इससे पहले जब डिफाइन किया था, जब तुम हर्षित नहीं थे, उसको हमने ट्रैवलिंग वेव का नाम दिया था, और इस वेव को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। पहले तो पहला डिफरेंस समझो, ये मैं बाद में लिखाऊंगा बट समझो। ट्रैवलिंग वेव, जब कोई वेव ट्रैवल करती है मीडियम के थ्रू, ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्ट होके ओवरलैप नहीं हो रही है होती, मान लो ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे हमने ये सिर्फ एक जर्क दिया और ये वेव ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ओवरलैपिंग अभी नहीं हुई है, तो जाती हुई वेव में होता यह है कि हर पॉइंट जो है ना, हर पॉइंट वो किसी इंस्टेंट पे अगर वो रेस्ट में है तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे वो रेस्ट में नहीं रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, और हर पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। बट स्टैंडिंग वेव, हम उस वेव को कहते हैं कि ऐसी वेव जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे हमें जिनका डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं होगा। नहीं समझे? सर ना ट्रैवलिंग सर। वेव का मतलब ऐसी वेव जो जब मीडियम से ट्रैवल करती है तो वो हर पॉइंट में उसके डिस्प्लेसमेंट आएगा। जिस मीडियम से ट्रैवल करेगी उस मीडियम के हर पॉइंट को वो डिस्टर्ब करेगी, और हर पॉइंट डिस्टर्ब होगा, ऑसिलेट होगा अबाउट देयर मीन पोजीशन, और हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही होगी विथ टाइम।
ठीक है, किसी इंस्टेंट पे कोई जीरो है तो किसी इंस्टेंट पे कोई मैक्सिमम है, और वो जो जीरो है पे है वो भी अपने मैक्सिमम पे किसी न किसी समय पे पहुंचेगा। बट स्टैंडिंग वेव ऐसी वेव है जिसमें जो पॉइंट रेस्ट में है वो हमेशा ही रेस्ट में है, चाहे उसके बाद वाले पॉइंट्स चाहे जैसे भी ऑसिलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट जो रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में है, वो कहीं भी ऑसिलेट नहीं करते। तो बेसिकली इस तरह की वेव को स्टैंडिंग वेव हम इसलिए कहते हैं कि जब भी ये बेसिकली आप ऐसे ले लो इस तरह से, और ये एक वेव आई, इस तरह का फॉर्मेशन हुआ, तो ये स्टैंडिंग वेव इसलिए कहलाता है कि ये जो पॉइंट है वो हमेशा इनका जीरो डिस्टर्बेंस है, इस पॉइंट का हमेशा जीरो डिस्टर्बेंस है, इस पॉइंट का हमेशा जीरो डिस्टर्बेंस है। तो होता यह है कि ये दोनों पॉइंट ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एनर्जी है वेव की वो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में रह जाती है, वो आगे ट्रैवल नहीं करती। तो ऐसी वेव जिसमें सर एनर्जी रह एनर्जी, जाती है हाँ मतलब, सर देखो एनर्जी वेव, वहीं रह जाती है मतलब। हाँ इसका मतलब है कि इस पोर्शन की जो एनर्जी है ना, देखो एनर्जी कब आगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिले रेस आपने देखा है, तो हम किसी को टच करते हैं फिर जो उसको हाथ में कुछ पकड़ाते हैं, अगर मान लो कि हम टच करेंगे उसको हाथ में कुछ पकड़ाएंगे फिर वो दौड़ेगा फिर वो दूसरे को टच करेगा, राइट। यस सर। लेकिन अगर मान लो कि मैंने किसी को टच किया मगर वो दौड़े ही ना, तो क्या वो वहां से मोशन फिर मेरा आगे बढ़ सकता है? नो सर। नो सर, वो किसी और को कुछ पकड़ा नहीं सकता। तो यही चीज ऐसा समझो कि यहाँ पर वेव के पास जो वेव आगे लेके चल रहा है वो एनर्जी है जो वेव आगे लेके चलता है और मोमेंटम आगे लेके चलता है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विद इट, है ना, एंड इट प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल अपने पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। बट अगर मान लीजिए कि पार्टिकल, कोई पार्टिकल ऐसा हो जो ऑसिलेट ही नहीं करे, तो जब वो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा तो वो रुक गया, तो वो जब खुद ही डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सर समझ में आया। तो जब वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो अपनी एनर्जी दूसरे को नहीं देगा वो, तो इसका मतलब है जो एनर्जी उसके पास आई वो वहीं रुक गई, वो आगे प्रोपगेट उसके, वो आगे प्रोपगेट उसको नहीं करा रहा है। तो स्टैंडिंग वेव में बेसिकली होता यह है कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में एनर्जी होती है बट वो एनर्जी उन पॉइंट्स के थ्रू ट्रैवल नहीं करती। तो ऐसे वेव जिसमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी ट्रैवल नहीं करती है वो वहीं का वहीं रह जाती है, ठीक है, वो वहीं का वहीं रह जाती है, उसके आगे वो ट्रैवल नहीं कर सकती, ऐसे वेव को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। यस सर। ठीक है, ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव में यही डिफरेंस है। लिख लो डेफिनेशन में, बहुत आसान करके लिखा रहा हूं, लिखो तो थोड़ा सा याद भी रहेगा। A wave in which some particular points remain fixed, a wave in which some particular point remain fixed while others between them vibrate, is known as a standing wave। लिख लिया? यस सर। अब इसी चीज को मैथमेटिकली समझेंगे। देखो एक बात बताऊं तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर कुछ बताऊं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे गिटार वगैरह जो होता है ना बेटा, गिटार गिटार जब आप बजाते हैं तो यू स्ट्रक द कॉर्ड, और आपने देखा होगा कि गिटार की जो कॉर्ड होती है वो एक एंड पे बंधी हुई होती है,
और दूसरे एंड पे यू टच दैट कॉर्ड विथ योर फिंगर। आपने देखा होगा गिटार बजाने वाले को अलग अलग पॉइंट पे वो फिंगर को प्लेस करता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है ना। वो एक्चुअली में वो गिटार पे क्या करता है, वो स्टैंडिंग वेव ही फॉर्म करता है बेटा। अलग अलग पॉइंट पे जब वो फिंगर रखता है तो वो स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म हो रही होती है वो अलग अलग, वो आगे की बात है। बट आपको ये समझ में आएगा कि वो स्टैंडिंग वेव को वो वेरी कर रहा होता है, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी को वो चेंज कर रहा होता है, आप ऐसे समझो। देखो बेसिकली आप इस बात को समझो कि ऐसा हो कि मान लो कि मैं ये एक दीवार ले लूं, ये दूसरी दीवार ले लूं, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग मैं बांध दूं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट बेटे फिक्स्ड है या नहीं है? अगर ये फिक्स्ड है है, सर। ठीक है, अब मान लो कि इस स्ट्रिंग को आप यू जस्ट प्लक इट, मतलब हल्का सा आप पकड़ के ऊपर करके छोड़ दो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से वाइब्रेट होगी। मतलब सिंपलेस्ट केस तो यही हो सकता है कि ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट हो, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करती रहेगी, और इसके जो पार्टिकल है वो हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा होगा। बट ये जो पॉइंट है जो दीवार पे है, दीज पॉइंट विच आर फिक्स्ड ऑन द वॉल, ये पॉइंट जो वॉल पे फिक्स्ड है, इन पॉइंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वो पॉइंट होंगे जो कभी भी डिस्प्लेस नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो रेस्ट में ही रहेंगे। और इसके बीच में स्ट्रिंग के अलग अदर पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे या वाइब्रेट कर रहे होंगे। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, दिस इज नोन एज स्टैंडिंग वेव। अब ये जब ये पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो इस वेव की जो भी एनर्जी वो उसको आगे पास ऑन नहीं करेगा, इस वेव की जो एनर्जी है उसको वो आगे पास ऑन नहीं करेगा। जब ये पास ऑन नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में कंफाइंड रह गई, वो आगे प्रोपगेट नहीं कर पा रही है, तो ये स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, इस स्ट्रिंग को हम अलग अलग तरह से वाइब्रेट करा सकते हैं, वो एक अलग बात है। बट आप चाहे जिस तरह से भी वाइब्रेट कराएं, मान लीजिए कि इस तरह से हमने प्लग किया कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का फॉर्मेशन हुआ, तो आप जैसे भी वाइब्रेट कराइए, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो ऐसे पॉइंट है जिसके बीच में एनर्जी ट्रैवल ही नहीं कर सकती, एनर्जी इसी के बीच में रहेगी, बट इसको क्रॉस नहीं कर सकती, इससे इधर नहीं जा सकती। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। बेसिकली आप जो फ्लूट होता है, फ्लूट, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो बेसिकली जब आप उसको मुंह से बजाते हो जाहिर है, बट उस पर फिंगर भी टच कर रहे होते हैं, तो उसमें भी वो स्टैंडिंग वेव ही फॉर्मेशन करते हैं, स्टैंडिंग वेव का ही फॉर्म करते हैं। जहां पर आप फिंगर टच कर देंगे वो पॉइंट ऐसा होगा जिससे एनर्जी आगे की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ स्टैंडिंग वेव है, थोड़ा वक्त के साथ आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट अब आते हैं इसके मैथमेटिकल पॉइंट पे। मैथमेटिकल इसका पॉइंट समझिए कि मैथमेटिकली आप इस बात को ऐसे समझिए कि सर मैंने दो वेव माना है, एक इंसिडेंट वेव, और इंसिडेंट वेव मैंने माना है कि ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स इज माई योर इंसिडेंट वेव जो जा रही है। जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, मान लीजिए कि माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। इस बात को समझिएगा, क्या नाम है आपका? हर्षित। इस बात को समझिएगा, यहाँ पर प्लस इसलिए लगाया, यस सर। एक तो वेव ऐसे जा रही थी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे लौटी मान लो, तो जाती हुई वाला ये चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो यहाँ पर माइनस आता है ट्रैवलिंग वेव में। अगर ये ऑपोजिट हो जाए तो इसका एक्स निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स भी निगेटिव और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। दूसरी बात है कि ये इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, जब ये लौट रहा है तो इसका फेज 180 से चेंज हो चुका है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। मतलब ये वेव ऐसी है जो फिक्स्ड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ। तो होगा यस सर क्या समझ कि गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव होगा वाई नेट, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखेंगे? वाई इंसिडेंट प्लस ऑफ वाई रिफ्लेक्टेड, यही तो लिखेंगे आप। इसका यस मतलब है सर। कि आप वाई नेट को आप क्या लिखेंगे? वाई नेट यू विल राइट इट एज ए साइन, ए कॉमन ले सकते हो, ए साइन, इसको थोड़ा बेहतर ए कॉमन ले लो, तो आप लिखोगे इसको ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ ए कॉमन ले चुके हैं हम, तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको याद दिलाऊं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला देखा है, साइन सी साइन डी वाला, साइन ए यस सर। सी प्लस डी माइनस ऑफ साइन सी माइनस डी, ये एक फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूले पे आप इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, उस फॉर्मूले पे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? तो वाई नेट विल यू विल गेट इट एज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द रिजल्टिंग वेव और द इक्वेशन ऑफ दिस रिजल्टिंग वेव। ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी आपको रिजल्टिंग वेव की।
ये आपका रिजल्टिंग वेव है। अब ये जो रिजल्टिंग वेव है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेव्स, या ये जो इक्वेशन आपको मिली है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू वेव्स। ये वेव जो ट्रैवल कर रही थी, जो जाके ओवरलैप हुई है, और ये जो आपको मिला है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रिजल्ट जो आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं ना, दे आर नॉट द सेम रिजल्ट। मतलब जो वेव ट्रैवल कर रही थी, जो इंसिडेंट वेव है उसकी इक्वेशन, और जो वेव रिफ्लेक्ट होकर आई है उसकी इक्वेशन, दे आर नॉट सेम। इसका मतलब कि रिजल्टेंट अपने आप में एक वेव है, बट वैसी वेव नहीं है जैसी ये दोनों वेव थी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये इक्वेशन, इस फॉर्मेट की जब भी कोई इक्वेशन मिल जाए, तो इस फॉर्मेट की इक्वेशन जब भी मिले तो उसको हम स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड समझिएगा आप। एम्पलीट्यूड होता है ट्वाइस ऑफ ए साइन के एक्स वाला जो ये पूरा टर्म है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और ओमेगा टी आपको पता ही है कि ओमेगा टी इज कॉल्ड एज फेज। पहले ये नोट करिए, इसको और फर्दर मैं समझाऊंगा। हो गया? सर अगर यही रिफ्लेक्टेड वेव का हम फेज ऑपोजिट नहीं करते तो यहाँ पर प्लस आ रहा होता। वाई नेट में ना ये माइनस जहां लिखा है वहां प्लस आ जाता। ठीक है, एक बात सुन लो, पहले तो इस बात को सुन लो कि अगर हम ये रिफ्लेक्टेड वेव में हम ये अज्यूम करते हैं कि जैसे ही वेव गई है वैसे ही लौट रही है, क्रेस्ट इज रिटर्निंग लाइक अ क्रेस्ट एंड ट्रफ इज रिटर्निंग लाइक अ ट्रफ, तो इसी केस में इस फॉर्मूले में प्लस आता। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उससे कंफ्यूज मत होना। इट डिपेंड्स कि आपका फेज चेंज हुआ है रिफ्लेक्शन पर या नहीं हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अब यहाँ पर एक बात समझिए सर, यहाँ पर जो आपने एम्पलीट्यूड लिखा है दैट इज इक्वल टू 2a sin kx। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो इस बात को समझा जाए। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a sin kx, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। जानवी, शायद तुमको याद हो कि मैंने आपसे ये बोला था कि जब भी कोई वेव मीडियम से ट्रैवल करती है तो वो वेव मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है, और उसमें हर पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होता है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। हर पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो हर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आप ये कह सकते हैं कि वो सेम होता है और वो एम्पलीट्यूड होता है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक फर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिंपली मैंने एम्पलीट्यूड ए को नहीं कहा है, मैंने एम्पलीट्यूड कहा है 2a sin kx को। इसका मतलब इस केस में, स्टैंडिंग वेव के केस में, जो एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो पार्टिकल कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि ये स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह से फॉर्म हुई, ये स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह से फॉर्म हुई, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपको एक पॉइंट समझ में आया कि ये वो पॉइंट है जो हमेशा जीरो पे है, ये वो पॉइंट है जो हमेशा जीरो पे है, ये वो पॉइंट हमेशा जीरो पे है। तो जो पॉइंट हमेशा जीरो पे है उसका तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है, तो उसका एम्पलीट्यूड ए तो कभी भी हो ही नहीं सकता। आपको खुद ही लॉजिक ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, यस नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली दैट, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं इनके बीच में भी जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल का भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता। उन सारे पार्टिकल का भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता। क्या मतलब सर? इसका मतलब यह है कि अगर इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लो कुछ a/2 है, तो इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कुछ a होगा, तो इस वाले पार्टिकल का कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस पार्टिकल का होगा, इस वाले पार्टिकल का, या सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस पार्टिकल का होगा। ठीक है, टॉप पे जो सबसे ज्यादा पहुंच रहा है, और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होगा। खैर वो भी मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दूंगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि देखो, ट्रैवलिंग वेव, जब वेव ट्रैवल करती है मतलब उसके साथ एनर्जी कैरी हो रहा होता है, एनर्जी रुक नहीं रहा होता है। दो
पॉइंट्स के बीच में, तो ऐसे वेव में आपके हर पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा सेम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू ए, एंड दैट इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। बट स्टैंडिंग वेव के केस में हर पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होता है। किसी पार्टिकल का तो एग्जैक्टली जीरो ही होता है, किसी पार्टिकल का सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2a। द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द केस ऑफ a स्टैंडिंग वेव इज 2a, एंड मिनिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द केस ऑफ a स्टैंडिंग वेव इज 0। बाकी और पॉइंट्स का क्या होगा, तो बाकी और पॉइंट्स का 0 और 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट लाई करेगा। ठीक है, तो अब किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऑन द उस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे, तो उस पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहां पर है। ठीक है, अच्छा, तो आप देखिए फॉर पॉइंट्स हुज एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0, वो पॉइंट्स कहां कहां मिलेंगे, तो जिनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली 0 वो कहां कहां पर मिलेगा, तो देखो वो इसी बात पे तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ए इज अ फिक्स्ड नंबर, साइन के एक्स हर पार्टिकल के लिए चेंज होगा, बिकॉज एक्स हर पार्टिकल के लिए चेंज होगा, एक्स हर पार्टिकल का लोकेशन। तो अगर एक्स हर पार्टिकल के लिए चेंज होगा तो साइन के एक्स की वैल्यू भी हर पार्टिकल के लिए चेंज होगी। तो देखो एम्पलीट्यूड जिस पार्टिकल का 0 हो, इसका मतलब है कि साइन के एक्स शुड बी इक्वल टू 0 हाँ ना बोलना पड़ेगा। अगर साइन के एक्स 0, इसका मतलब है कि के एक्स शुड बी इक्वल टू 0, ये तो एक बार, बट ऐसा एक बार तो नहीं होगा, बार बार होगा। तो हर्षित, तुम मैथ्स वाले हो, मुझे ये बता सकते हो कि साइन की वैल्यू 0 सिर्फ 0 पे होती है या बार बार होती है 0? मतलब जैसे अगर सर मैं कहूँ बार बार साइन होती 0, है बार बार होती है, एक बार 0 पे हुआ तो अगली बार सर। 180 पे होता है, 180 पे भी 0 ये होता है ना साइन, यस उसके सर, बाद फिर साइकिल रिपीट। 360 पे होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन अ जनरल वे आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि kx कैन बी रिटन एज n पाई, वेयर n इज व्हाट, तो n का मतलब है 0 1 2 एंड सो ऑन। मतलब n की वैल्यू 0 रखो तो kx की वैल्यू 0 आएगी, n की वैल्यू 1 रखो तो kx की वैल्यू पाई आएगी, और पाई पर भी साइन 0 होगा। n की वैल्यू 2 रखो तो ये वैल्यू 2 पाई आएगी, और 2 पाई पे भी साइन 0 होगा। n की वैल्यू 3 रखो, ये 3 पाई आएगा, फिर से साइन 0 होगा। तो ये साइन एक बार 0 नहीं होगा, बार बार 0 होगा। ठीक है, वो बार बार के लिए जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म फॉर साइन टू बी 0 इज n पाई। ठीक है, वेयर n कैन बी एनी नंबर, 0 1 2 3 कुछ भी। k को हम कहते हैं वेव नंबर, शायद जानवी को याद आ जाए, इसको कहते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इज x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n लैम्डा बाई 2, और n का मतलब आप समझते हैं कि n कैन बी एनीथिंग, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर सर x की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है तो x 0, n की वैल्यू 1 कर दो तो लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 2 कर दो तो लैम्डा, एंड सो ऑन। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर आपका जो डिस्टरबेंस ऑफ द पार्टिकल वो हमेशा 0 रहेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम वाइज, ये आपने डायग्राम बनाया था, सोच के देखिए आप, ये x0, यहां पर वो पार्टिकल है जो हमेशा रेस्ट में, यहां पर वो पार्टिकल है जो हमेशा रेस्ट में, यहां पर वो पार्टिकल है जो हमेशा रेस्ट में। ये पूरी वेव की वेवलेंथ कहलाती है, इसको हम लैम्डा कहते हैं। तो यहां पर ये लैम्डा बाई 2 होगा। देखो आप अगर खुद सोचो तो यहां पर x0 है, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, x इज इक्वल टू लैम्डा है, फिर उसी में लैम्डा बाई 2 और ऐड कर दो, 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। देखो मैथमेटिकली भी वही रिजल्ट आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा एंड सो ऑन। हाँ बेटे, यस सर। अच्छा, ये पॉइंट्स जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहेगा वो यहां मिलेंगे, और ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड, पॉइंट्स हुज, या पार्टिकल्स कह सकते हो, पॉइंट ना कह के पार्टिकल कह लो, पार्टिकल्स इन स्टैंडिंग वेव whose displacement is always 0 is known as node।
उसी पॉइंट को हम नोड कहते हैं। और नोड आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो सर यहाँ पे नोड मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, x इज इक्वल टू लैम्डा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वो पॉइंट्स है जहां जहां आपको नोड्स मिले। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, एक और बार बात करेंगे इस पे। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखो इसी एम्पलीट्यूड को फिर से लिखो। तो एम्पलीट्यूड हमें पता है कि सर एम्पलीट्यूड हर पॉइंट का, एम्पलीट्यूड का मतलब हर पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हर पॉइंट का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग होता है। एक तो हमने उन पे बात कर लिया जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो रहेगा, मतलब उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इट विल ऑलवेज बी जीरो। तो उनकी तो हमने बात कर ही ली। अब आते हैं हम दूसरे पार्टिकल पे, ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स। अब हम उस पार्टिकल की बात करेंगे जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट होगी। और ऐसे पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा, दोज पार्टिकल आर कॉल्ड एज एंटी नोड। ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटी नोड। पार्टिकल्स इन स्टैंडिंग वेव whose displacement is 2a in fact is known as एंटी नोड। मतलब दो तरह के पार्टिकल है, एक नोड और दूसरा एंटी नोड। सर क्या इसके अलावा सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ही होता है? नहीं, मैंने कहा है, बट उनके कोई नाम नहीं है भाई। जीरो वाले का नाम है और जो मैक्सिमम वाला है उसका नाम है, बीच वालों का कोई नाम नहीं है। मगर ये बात याद रखिएगा कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम उन पार्टिकल की बात करेंगे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a होगा। तो फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2a, हम ये कह सकते हैं कि साइन के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साइन के एक्स अगर 1 होगा तब भी ये मैक्सिमम 2a होगा। और साइन के एक्स माइनस, एक मिनट, साइन के एक्स -1 भी हो सकता है। आप कहोगे हर्षित के माइनस क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो, आपका या तो स्टैंडिंग वेव रिजल्टेंट ऐसा फॉर्म हुआ था, तो ऐसा यस सर, फॉर्म मैं हुआ था, तो बिल्कुल। ये एम्पलीट्यूड अगर 2a है तो जिस दूसरे वाला का भी जो मैक्सिमम है ऑन द निगेटिव साइड वो भी तो 2a है, तो इसको आप -2a कहेंगे क्योंकि ये निगेटिव साइड पे ये 2a मैक्सिमम है। क्लियर? तो इसीलिए हम इसमें कहेंगे कि प्लस माइनस ऑफ 1। सिर्फ +1 नहीं, या सिर्फ -1 नहीं, दोनों, क्योंकि पॉजिटिव साइड में भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है और नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। अब आते हैं सर कि kx जनरल वैल्यू क्या होगी। तो साइन आपने पढ़ा होगा कि साइन
270 पे -1 होता है और साइन 90 पे +1 होता है। यस सर। ठीक है, साइन 270 पे -1, 90 पे +1, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई सर कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2n+1 π/2, दिस इज द जनरल, वेयर n इज अगेन व्हाट, n इज अगेन 1 0 1 2 एंड सो ऑन। अब देखो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, n की वैल्यू 0 रखो तो π/2, π/2 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम, n की वैल्यू 1 रखो तो 3π/2, और 3π/2 अगर करेंगे आप तो 270 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 इज द 4, 4 +1 5, 5π/2, फिर से +1 आएगा। इसको 3 रखो तो 7π/2 -1 आ जाएगा। मतलब दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब यहां पर अगर हम इसमें लिखें तो ये कह सकते हैं 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय λ/4। ठीक है, ये x की वैल्यू है फॉर विच यू विल बी गेटिंग द एंटी नोड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू हम पुट करते जाएं, मतलब n की वैल्यू, तो पहली बार 0 मतलब कहां पर मिलेगा, λ/4 पे, दूसरी बार 1 तो कहां पर मिलेगा, 3 λ/4 पे, चौथी बार 2 तो कितना पे मिलेगा, 5 λ/4 पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर तुम स्टैंडिंग वेव को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो पहला मैक्सिमम ये पॉसिबल है, तो ये अगर पूरा लैम्डा होता है तो उसका हाफ λ/2, तो ये λ/4 हुआ या नहीं हुआ सर। ठीक है, उसके बाद ये वाला होगा, तो सोचो ये λ/2 है यहां से यहां तक, और उसमें λ/4 ऐड करो तो ये 3 λ/4 होगा या नहीं होगा। फिर उसमें यस सर लैम्डा होगा। बाई, है ना, फिर उसमें आप 3 λ/4 में फिर से आप यहाँ पर ये और ये आप ऐड करिए, फिर यहाँ कहाँ चले आइएगा, 5 λ/4 पे। तो दीज आर द पॉइंट एट विच यू विल बी गेटिंग एंटी नोड्स, एंड इससे पहले जो पॉइंट्स थे हमारे वो उस पे आपको क्या मिल रहा था, यू आर गेटिंग द नोड्स। तो स्टैंडिंग वेव का बेसिक मतलब ये है कि सर ऐसा वेव जिस जिस वेव में एनर्जी कैरी नहीं होती है बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच एनर्जी ऑसिलेट कर रही होती है बट इट इज नॉट कैरीड थ्रू दोस पॉइंट्स, इस तरह की वेव को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। और जिस वेव में एनर्जी कैरी हो रही होती है बिटवीन द टू पॉइंट्स, उस तरह की वेव को हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। कौन सी वेव कहते हैं, तो सच वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रैवलिंग वेव। तो दो तरह की वेव्स है हमारे पास। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो। यस सर। ये 2n-1 का मल्टीपल भी कह सकते हैं ना। -1 एंड +1 आर द सेम थिंग, बस फर्क इतना रखना कि अगर मैं इसको 2n मतलब 2n-1 करूं, 2n-1 इंटू π/2 अगर ऐसा करता हूं, तो फिर n विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, रादर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, क्योंकि अगर 0 रख दोगे तो माइनस आ रहा होगा। अगर n की वैल्यू 0 यस रख दोगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, विच विल मेक नो सेंस। n की वैल्यू 1 से यस स्टार्ट करोगे अगर आप माइनस ले रहे हो तो, और अगर प्लस ले समझ रहे हो गया। तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे। गॉट इट सर। ठीक है, तो जो मैं लिखा रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा इसको, अगर आपने नोट कर लिया तो। बेसिकली मैं आपको डिफरेंस लिखवा रहा हूँ ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव में, वो लिख लीजिए। लिखवाऊं सर? यस सर। ठीक है, पहला डिफरेंस लिख लीजिए, ट्रैवलिंग वेव कैरीज एनर्जी विथ इट। लिख लिया आपने? वेयर एज इन स्टैंडिंग वेव energy does not flow, whereas in a standing wave energy does not flow from the nodes, does not flow from the nodes। लिख लिया सर? यस सर। आगे लिख लो, इन ट्रैवलिंग वेव
In traveling wave, the maximum displacement of all the particle is same. In traveling wave, the maximum displacement of all the particle is same. Whereas in a standing wave, different particle has different maximum displacement. Whereas in a standing wave, different particle has different maximum displacement. सर हम ऐसे ट्रैवलिंग वेव्स भी पढ़ेंगे क्या? पढ़ा चुका, वो तो पहले ही था ना। सर मतलब ऐसे ही पढ़ा दिया आपने उसको, जैसा ये पढ़ा रहे हो आप? ऐसे ही पढ़ा दिया मतलब वो कैसे पढ़ा दिया? सर मेरा मतलब सर जैसे हम इसमें एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि नोड एंटी नोड। हाँ, तो इसमें नोड एंटी ओके सर, नोड होता है इसलिए पढ़ रहे हैं। उसमें नोड एंटी नोड नहीं होता है। ओके सर समझ गया। ठीक है, तीसरा डिफरेंस लिखिए। In traveling wave, maximum displacement of a particle is A. In traveling wave, maximum displacement of a particle is A. Whereas in a standing wave, maximum displacement of a particle is 2A. ठीक है, यस सर। ठीक है सर। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू सर। वेलकम।